नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो उसकी वजह से हम सेहतमंद रहते हैं। हमारा जीवन हमारे खाने पीने से ही चलता है और खाने पीने की जो प्रक्रिया है वो मुंह यानी हमारे दांतों से होती हुई आगे बढ़ती है। दांत हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। दांत अगर सेहतमंद हो तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। दांत अगर दिखने में अच्छे हो तो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। दांत बहुत ज़रूरी हैं। ये जिंदगी भर अगर हमारे साथ मजबूत रहें तो आप कह लीजिए कि हम खुद भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं। अब दांतों से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर के लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जैसे दांतों का पीलापन क्या है, दांतों में झंझनाहट क्यों होती है, ये खट्टा मीठा दांतों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कई सारे सवाल हैं। हमने बहुत सारे दांतों के सवालों को इकट्ठा किया, सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल इनवाइट किए, अपने यार दोस्तों से हमने पूछा कि अगर हम डॉक्टर साहब किसी दंत चिकित्सक को बुलाएं और आप अगर दांतों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहें तो आप क्या जानना चाहेंगे। ऐसे कई सारे सवालों का हमने एक पिटारा कह लीजिए कि इकट्ठा किया और उस पिटारे को लेकर के आज हम बैठे हैं एक ऐसे शख्स के सामने जो पिछले 20 सालों से आप समझ लीजिए कि दंत चिकित्सक हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और दांतों के एक्सपर्ट हैं। ये इनका नाम है डॉक्टर नसीम अशरफ साहब। नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के इस खास शो मेडिकली स्पीकिंग में आने के लिए। और डॉक्टर साहब, अगले काफ़ी समय तक हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये जो सवालों का सिलसिला है ये काफ़ी लंबा जाएगा और लोगों को एक एक सवाल और उसका एक एक जवाब बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचाएगा। तो मैं यकीन करता हूं कि ये जो सेशन होने जा रहा है डॉक्टर नसीम अशरफ साहब के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। एक एक सवाल सुनिए, एक एक जवाब सुनिए और इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी कीजिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि हमारे जो दांत हैं वो दांत बचपन में पैदा होते हैं जिन्हें दूध वाले दांत कहा जाता है। उसके बाद जब वो टूट जाते हैं तो फिर दूसरे दांत आते हैं। ये दांतों की पूरी साइकिल क्या है, ये जरा हमें समझा दीजिए। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आम आदमी है वो दांतों के बारे में जानता ही नहीं। सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो 6.5 महीने या 7 महीने वहाँ से दांत निकलना शुरू होता है। उसके बढ़ते बढ़ते 18 महीने तक उसके पूरे 20 दांत हो जाते हैं। शुरुआत होती है 6.5 महीने से और 18 महीने का होने पे या उससे पहले भी या 18 महीने तक उसके पूरे 20 दांत हो जाएंगे। अब ये जो 20 दांत है ये है बच्चों का दांत, जो दूध वाले दांत कहलाते हैं या इसको हम लोग कहते हैं डेसिडुअस। अब परमानेंट कब से आता है? परमानेंट में ही लोग जो है ना, माँ बाप घबरा जाते हैं कि अरे दांत निकल गया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं टूटा। भाई, उसके टूटने का टाइम 6.5 से शुरू होता है और आने का 7 से शुरू होता है। किसी किसी का 6.5 में भी आ जाएगा। लेकिन आजकल जो बच्चों के खाने पीने का बहुत अच्छा है, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, तो कभी कभी 6 साल में भी आने लगता है। तो 6 साल से शुरू होके ये 12 साल तक जा सकता है, 11 तक या 12 तक। इस टाइम में मिक्स डेंटिशन होता है, दोनों बच्चे वाले दांत भी है और बड़े वाले। सबसे पहले हमारा दाढ़ जो होता है, पहला छठा फर्स्ट मोलर, वो 6.5 से 7 के बीच में लोअर आता है। उसके बाद क्योंकि वहीं दर्द होने लगता है बच्चे, क्योंकि हमारा जबड़ा, हम भी जब छोटे थे तो हमारा भी जबड़ा छोटा था, आज बड़ा है। वो दांत जो है वो बढ़ाता जाता है जबड़ों को। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए। बहुत बार घबरा जाते हैं कि निकल गया था अभी। अब भाई, आपने 8 साल में किसी दांत को आना है, वो 6.5-7 में निकल गया या आपने निकलवा दिया, खराब हो गया। क्योंकि आजकल इतने ज्यादा फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, चॉकलेट बच्चे खा ही रहे हैं, आइसक्रीम खा ही रहे हैं, तो उनका अगर निकल गया है तो घबराएं ना, वो अपने टाइम पे आएगा। और आप कितना भी घबरा जाएं, अगर भगवान ने कहा है कि नहीं आएगा तो वो कभी नहीं आएगा। यानी जो दोबारा दांत आते हैं वो करीब 11 साल की उम्र के आसपास आने शुरू होते हैं और फिर वो 6.5 से लेकर के 11 साल के बीच में 11 से 12 और उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। और एक दांत होता है जिसको अक्कल दांत कहते हैं जी, या फिर विजडम टूथ कहते हैं। वो 18 से 21 के बीच में आता है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा,
उसका काम नहीं है, लेकिन वो आता है, हमारे पूर्वजों के पास रहा होगा, है ना, तो वो आता है, कभी कभी वो काम आ जाता है। जब छठा कभी कभार बचपन में निकल गया तो वो शिफ्ट होके वो दांत कभी कभी सपोर्ट का काम करता है, तो वो 18 से 21 के बीच आएगा। यानी जो हमारे 32 दांत हैं वो जाकर के 18 से 21 साल के बीच में जाकर के कंप्लीट होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हम सब लोग खाना तो बड़ा कॉमन सा ही खाते हैं, वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, और खाने पीने की चीजें जो मार्केट में मिल रही है, चाहे वो जंक फूड हो या कुछ भी तरीके इस तरीके हाँ। तो सब लोग बड़ी कॉमन सी ही चीजें खा रहे हैं, कुछ कम या कुछ ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, पीला पड़ने की दो वजह है। इसकी ट्रेडिंग होती है। अगर आप बहुत वाइट हैं, साफ कलर है, बहुत गोरे हैं, तो आपके दांतों का कलर येलोइश होगा, नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल आदमी जो उसके पीले पड़ते हैं क्योंकि वो ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहा है। दूसरा, प्लाक और कैलकुलस बनना है। आप ब्रश कर लेंगे, उसके 15 मिनट के बाद हमारे अंदर जो कीटाणु है मुंह में, है ना, वो अपना खाना बना के खाने लगता है और कुछ छोड़ने लगता है, जिसको प्लाक कहते हैं। वो 15 मिनट के ब्रश करने के, आइडियल ब्रशिंग के बाद, आइडियल ब्रशिंग शायद हम में से कोई नहीं करता है, आइडियल ब्रशिंग के 15 मिनट बाद वो बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने या साल भर में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग, जो दांत की सफाई कही जाती है ना, वो सफाई करवाना चाहिए। और हम हिंदुस्तानी वो करते नहीं। 32-32 साल, 35-35 साल, 40-40 साल के हो जाते हैं तो शायद पहली बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो इसीलिए आपकी सफाई होनी है, वो सिर्फ ब्रश से नहीं होगी। प्लाक और कैलकुलस बैठ गया है अगर दांतों में, तो वो सफाई मशीन से होगी या कोई डेंटिस्ट एक्सपर्ट करेगा आपका। तो इसीलिए पीलापन होता है। पीलापन से घबराए ना, इसके लिए ब्लीच भी होता है। जैसे बालों का ब्लीच होता है, चेहरे का ब्लीच होता है, उसी तरह दांतों का भी ब्लीच किया जाता है। तो लेकिन अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल गुनगुने पानी, नमक का कुल्ला अगर आप करें, द बेस्ट मेडिसिन। गुनगुने पानी और नमक का कुल्ला बेस्ट मेडिसिन है अगर रात में आप करें। क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे कीड़ा ना लगे। और जब मैं बताता हूं कि गुनगुने पानी, नमक का कुल्ला रात में करें, तो उनको लगता है कि ये तो फ्री की एडवाइस है, जिसमें तो कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन ये बेस्ट मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर के जो आपने कहा कि आइडियल ब्रशिंग आप किसे कहते हैं? आइडियल ब्रशिंग के 3 टाइप्स होते हैं। आप या तो मसूड़े और दांत के बीच में, ये आपका मसूड़ा है, ये दांत है, तो मसूड़े और दांत पर 45 डिग्री का एंगल लेके ब्रश करेंगे और 3-3 दांतों पे ब्रश को टू एंड फ्रो करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ दांत पे ब्रश करते हैं, आगे पीछे, और घिसते हैं। हम ऐसे दांत करते हैं, आप ऐसे करने की बात कर रहे हैं। हाँ, ऊपर नीचे या गोल घुमाएं, गोल, ट्रू एंड फ्रो, है ना जी। है ना? और दूसरा ये करना है कि ब्रश घिस के नहीं करना है। आप कितना भी घिस लें, दांत वाइट नहीं होगा। अगर मैं काला हूं तो मैं कितना भी कुछ कर लूं, काला ही रहूंगा, या जो मेरा कलर है उतना ही रहेगा। इसी तरह दांत पे ब्रश जो है ना, बहुत सॉफ्ट हैंडेडली करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट, क्योंकि ब्रश जो है वही साफ करता है और पेस्ट जो है वो पॉलिश करता है। ब्रश 3 महीने पे बदल लिया करें, लेकिन सॉफ्ट हैंडेडली करें। और आइडियल ब्रश आजकल यूट्यूब पे पूरा कार्टून बना के तीनों तरह के, है ना, 2-3 तरह से किया जाता है ब्रश, है ना, बाथ मेथड है एक, है ना, टू एंड फ्रो मेथड है, राउंडिंग मेथड है। तीनों मेथड आ जाते हैं। तीनों मेथड जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं कि ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाइए, 3 जगह पे टू एंड फ्रो करना है, एक जगह रोक के, 3 दांतों पे रोक के टू एंड फ्रो करना है, बस आगे पीछे, बस स्टॉक मारना हल्का सा। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को आदत है सिगरेट पीने की, तंबाकू, पान, गुटखा खाने की, इससे भी क्या दांतों का पीलापन बढ़ता है? सबसे ज्यादा बोन लॉस जो होता है सिगरेट पीने से, सबसे ज्यादा लॉस होता है। बोन लॉस, जब आप कहते हैं ना, खाना जब फंसने लगता है आपके, वही बोन लॉस होता है, वहां पॉकेट्स बनने लगते हैं। गुटखा से आपको बता दें कि हिंदुस्तान में माउथ कैंसर सबसे ज्यादा है। आपको शायद कैंसर ना हो, लेकिन गुटखा जब आप खाते रहते हैं तो
सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है आपके। जब गाल को जब आप देखेंगे जिसको हो गया है तो वो लगेगा पत्थर का हो गया है, उसके मुंह नहीं खोलते हैं 1-1, 2-2 इंच। तो मैं तो कहूंगा कि गुटखा हिंदुस्तान में एकदम बैन हो जाना चाहिए। गुटखा बैन नहीं करने से ये हो रहा है, और यंग बच्चे खाते हैं और उनको ही सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उस उम्र में ना बहुत सॉफ्ट होता है आपका गाल, आपके जो मसल्स, और जब गुटखा खा रहे हैं वो होते 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 उस पर प्री कैंसरस लीजन कहलाता है। ये कैंसर से पहले का स्टेज समझ लीजिए। भगवान आपको बोल रहे हैं कि अभी संभल जा वरना तू जाएगा। तो इसीलिए गुटखा और सिगरेट सबसे ज्यादा बोन लॉस करता है, हमारे एल्वियोलर बोन को लॉस करता है। इसके पूरे एविडेंस हैं, साइंटिफिक एविडेंस हैं कि कितना लॉस करता है, क्या लगता है, इस पर पूरा रिसर्च हो चुका है। तो इसीलिए सिगरेट अवॉइड करना चाहिए। सिगरेट भी पीलापन का बहुत बड़ा कारण है। वो तो स्टेन तो कर ही रहा है आपका। सिगरेट, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब स्टेनिंग करते हैं। ओके। अच्छा, दांतों में जब हम इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो दांतों में एक पीलापन, फिर कालापन, ये सब आना शुरू हो जाता है। दांत जैसे ही मुंह खुलता है तो दांत बड़े गंदे से दिखाई पड़ते हैं। अब साहब, जिन लोगों के दांत गंदे हो गए हैं उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए, दांत दुरुस्त हो जाए, साफ सुथरे से दिखने लग जाए। साफ सुथरा मैंने बताया, गुनगुने पानी, नमक का कुल्ला। और जो बैठ गया, मैंने शुरू में बोला था, प्लाक और कैलकुलस, यही आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होने लगता है जी। और इसको सफाई आप किसी भी डेंटिस्ट के पास ही जाके या मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में जाके, वहां जाके सफाई करवाएंगे। ये पेरियो डिपार्टमेंट कहलाता है जी। जो मसूड़े का डिपार्टमेंट होता है, वही ये होता है, मसूड़ों का डिपार्टमेंट। और इससे जो आपको गंदगी है ना बैठ जाती है, तो आपको लगता होगा कि दांत मेरे बड़े हो गए। दांत जितना बड़ा कभी बड़ा नहीं होता है। दांत ही एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो दोबारा अगर एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं बनता है। हड्डी टूट जाए तो दोबारा जुड़ जाती है। कान कट जाए अब अगर कहीं पे, है ना, तो पूरा नहीं तो थोड़ा सा जरूर बढ़ जाता है। कहीं पे कट गया आपका तो वो फेल हो जाता है। दांत कभी नहीं बनता है दोबारा। तो इसमें क्या होता है कि दांत आपका जितना बड़ा था, वहां बोन लॉस हो रहा है। वो जो प्लाक और कैलकुलस बैठ रहा है आपके, उससे ना बोन लॉस होते हुए नीचे आ रहा है। इसीलिए मसूड़ा, अच्छा, मसूड़े का काम है बोन को प्रोटेक्ट करना। हमारे एल्वियोलर बोन बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है मसूड़ा। तो बोन जैसे जैसे नीचे जा रहा है, हमारा मसूड़ा भी नीचे आ रहा है। तो आपके दांत लग रहे हैं कि बड़े हो गए, दांत नहीं बड़े हुए, आपका मसूड़ा नीचे आ गया और बोन लॉस हुआ। चलिए, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछ भी लेता हूँ। ये जो मसूड़ों का खिसकना कह लीजिए या नीचे आना कह लीजिए, ये होता क्या है, इसका कारण क्या है? ये रिसेशन कहलाता है, बोन रिसेशन, है ना। इसका कारण मैंने बताया, वही गंदगी बैठना, या फिर डायबिटिक जो हो जाते हैं तो उनके भी बोन लॉस होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण मुंह में वही है, गंदगी बैठना। गंदगी अगर नहीं हटवाएंगे, कैलकुलस जो बैठ जाता है उसकी वजह से, और इन्फेक्शन जो है वो बोन के नीचे जो पैरिया कहलाता है, पहले तो आपके मसूड़े पे आएगा। मसूड़े से खून गिरने लगा तो आप जल्दी से भागते हैं डॉक्टर के पास जी। तो वो बता देता है। ये समझ लीजिए जैसे बुखार आता है, तो बुखार आता है तो आपको लगता है यार 3 दिन हो गया, कुछ गड़बड़ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह जब मसूड़े से खून आ रहा है, इसका मतलब है कि मसूड़े में कुछ बीमारी हो रही है। और यही बीमारी जब आगे बढ़ती है तो वो बोन में चला जाता है, तभी हम पैरिया कहते हैं। जब बोन में आ जाता है तब बदबू आने लगती है। ये गंदगी जो है, क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अंदर, माइक्रोब्स हैं मुंह के अंदर, वही जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो पहले मसूड़े पे अटैक करता है, उसके बाद होते 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 वो नीचे बोन पे अटैक करना। तो इसीलिए गुनगुने पानी, नमक का कुल्ला, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं तब भी ये करते रहिए। और एक बार सफाई जरूर जाके करवाइए, 6 महीने पे, साल भर पे दांतों की सफाई, क्योंकि आप अच्छे से भी ब्रश करेंगे तब भी वो होगा। और बोन लॉस, इसमें बहुत से इसके इलाज भी हैं। सफाई है, स्केलिंग कहलाती है, रूट प्लेनिंग कहलाती है, अंदर से सफाई। उसके बाद एक होता है फ्लैप सर्जरी, मसूड़ा हटा के हम दांतों को, वो जो आपका बोन है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, वहां से पूरी गंदगी हटा देते हैं, फिर मसूड़े को जोड़ देते हैं। तो इससे बहुत बार बोन रिकवर कर जाता है।
डॉक्टर साहब, ये जो पायरिया की प्रॉब्लम आपने बताई कि जब हमारे मसूड़े नीचे खिसकना शुरू होते हैं और वहाँ गंदगी भरना शुरू हो जाता है, तो यही से गंदगी मसूड़े निकले नहीं, जब गंदगी भरी गई, जब बढ़ जाती है तब मसूड़े नीचे जाते हैं जी। ये जान लीजिए। हाँ। आप जो कह रहे हैं कि मसूड़े नीचे जाते हैं तब गंदगी, नहीं, गंदगी पहले भरती है उसके फिर बाद मसूड़ा मसूड़े नीचे जाते जाता हैं। तो है। ये बीमारी का लक्षण है। यहीं से आपके पायरिया की शुरुआत होती है। तो पायरिया अगर किसी को हो जाता है तो इसके क्या क्या नुकसान है? पायरिया के नुकसान बता दूं आपको, बदबू आएगी आपको, इससे हार्ट की भी बीमारी हो सकती है, सब है ना, सब इंडोकार्डाइटिस एक है ना, सब म्यूकस इंडोकार्डाइटिस होता है एक बीमारी जो दिल की बीमारी है। ये कहीं और से, हिंदुस्तान में ये समझते नहीं है कि दांत की बीमारी से भी आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि यही से ये है ना आपका बैक्टीरिया जो है वो दिल में चला जाता है, और वहीं क्योंकि मुंह बहुत पास है आपके दिल के, तो इससे इसीलिए इसको साफ रखना जरूरी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पायरिया होने के बाद ये जो बैक्टीरिया वायरस है ये सीधे हमारे इस मुंह के जरिए जो है अंदर तक हमारे और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, अंग हैं, वहां तक पहुंचते हैं, हार्ट तक पहुंच जाते हैं और हार्ट तक को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मुंह को बहुत साफ रखें, इसमें किसी तरीके का कोई कीड़ा, कोई किसी भी तरीके की गंदगी ना पैदा होने दें। अब डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछता हूँ जो हर आम आदमी जो दांतों के बारे में जानना चाहता है वो पूछता है। ये दांतों में कीड़ा लगना, ये समस्या क्या है? और मीठा खाने से क्या कीड़े लगने की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है? कीड़ा लगना जो ना, आपके जो दांत हैं, जब आप खाना खाते हैं, सिर्फ मीठा नहीं, आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इसकी भी तासीर मीठी है। जब वो ऑक्लूजल साइड होता है, वहां पे देखेंगे आप, जब दांत देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रूव्स हैं, इसी में खाना फंस जाता है। आप बहुत अच्छे से भी साफ कर लेते हैं, लेकिन हम ब्रश, दाढ़ के बीच वाले हिस्से में खाना फंसता है, खाना फंसता है। अब ये मीठा है इसकी तासीर। जब हम रात में सो जाते हैं तो मुंह जो है ना वो अल्कलाइन हो जाता है जी, है ना, वो एसिडिक नहीं रहता। दिन भर तो एसिडिक रहता है क्योंकि सलाइवा एसिडिक होता है जी। तो इसी पे लग के वो अपना काम, उनको भी खाना चाहिए, तो इसमें मिनरल्स हैं, और तो इसको अपना वो शुरू होता है इसी से खाना। वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार ब्लैक लग गया तो वही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। और ये ब्लैक जो है सिर्फ मीठा से नहीं हो रहा है, आप जो ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हैं ऑक्लूजल साइड पे, या रात में आप खाना खा के सो गए, पानी पिया, आपने सोचा कि हो गया, लेकिन वो चिपक गया है कहीं ना कहीं, माइक्रो पार्टिकल्स, खाने का माइक्रो पार्टिकल्स मसूड़े पे या दांत के उस पे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय, इसी से ये बढ़ता है, इसका उपाय मैं बता देता हूं जो सब लोग करते हैं। सब सलाद खाते हैं खाने से पहले या खाने के बीच में। मैं सबको, अपने सारे पेशेंटों को बोलता हूं, रात में खाना खाने के बाद सलाद खाओ। कुछ ना हो तो घर में गाजर होगा, खीरा होगा, कुछ तोड़ के एक बार खा के चारों तरफ चला लो। अगर खाना चाहते हो तो खा लो, नहीं तो उसको बाहर फेंक दो और कुल्ला करके तब सो। द बेस्ट मेडिसिन है कि आप रात में सलाद खाने के बाद सोए, आपके पूरे दांतों को साफ कर देगा वो। और रात में ब्रश मस्ट है। दिन में शायद सुबह आप ना करें ब्रश, रात में ब्रश जरूर करें। रात में ब्रश करके और गुनगुने पानी नमक का कुल्ला करके सोएं। मैं बता रहा हूं कि 50% दांतों की बीमारी आपके दूर हो जाएंगे, कम होगी जी, होगी लेकिन कम होगी। देखिए, आपने एक देसी तरीका तो बता ही दिया साहब कि सलाद खा करके सोइए और हल्के गुनगुने पानी का आप कुल्ला कर लीजिए। लेकिन अगर दांत में कीड़ा लग जाता है तो क्या कोई ऐसी सच कोई मेडिसिन है, कोई ऐसी इजाद हुई है जिसे हम ले लें पूरी दुनिया में? मैं हर बार बता रहा हूं, यही सवाल मेरे पास हर बार आता है कि कोई ऐसी दवा बता दीजिए, क्योंकि फ्री क्या है। घर में नमक होगा, फिटकरी होगी, नमक तो सबके घर में होता है, थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसको कीजिए। ये दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। नहीं, मैं बहुत क्लियरली पूछ रहा हूँ, क्या मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन तैयार नहीं? अभी रिसर्च चल रहा है, अभी तक इस पे कोई रिजल्ट फाइनल नहीं आया जी। कुछ लोगों को खाते पीते ही कुछ ठंडा गर्म महसूस होता है दांतों में, ये क्या समस्या है? ये समस्या है एनामेल कट गया। आप जो ब्रश में क्या होता है एनामेल? एनामेल पहला परत जो है, ये बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है जी।
दांत का हार्डेस्ट पार्ट है, बट बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट एनामेल जो है पहला लेयर है, दांत के दांतों ऊपर का जो पहला लेयर है। जी जब हम घिस घिस के ब्रश करते हैं तो एनामेल काट देते हैं। जी। इस दांत में पानी लगना या सनसनाहट होने के 2-3 कारण हैं। या तो ये हुआ है, या कहीं पे केरीज हो गया है, कीड़ा लग गया है आपको, जो कि यहां तक नस के पास पहुंच गया है, ठीक है। और नस के पास पहुंच गया तब तो वो तो फिर आपको इलाज कराना होगा। लेकिन ये जैसे दांतों का, जैसे आपने कहा ना बोन नीचे हो जा रहा है, तो क्या है, ऊपर तो एनामेल होता है, नीचे ये जो बोन जो है यही प्रोटेक्ट करता है आपके रूट को। तो जब बोन खुल गया ना तो वहां से पानी गया, सनसनाहट होती है। तो सनसनाहट, झंझनाहट, इसके कारण यही है जी। सबसे पहले तो कीड़ा लगा हुआ होगा, नहीं तो कहीं पे कटा हुआ होगा, नहीं तो बोन नीचे हुआ होगा। कभी कभी जब जाड़े में ना आप बहुत तेज पानी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो किसी किसी जगह पे नॉर्मल है कि झंझनाहट हो जाए, उससे नहीं घबराना है। लेकिन बार बार हो रहा है तो घबराना। चलिए साहब, इलाज भी बता दीजिए। इलाज इसका नॉर्मल इलाज ये है कि कुल्ला करें। दूसरा मेडिसिन आता है जो एंटी सेंसिटिव पेस्ट होता है, जैसे सेंसोडाइन हुआ या ऐसे बहुत सी चीजें, मैं किसी का नाम नहीं लेना, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर से लिखवाइए। ये जो आजकल ऐड आ रहा है ना कि ये कर लो, आप जब बुखार आए और रोज दवा खाएं कि बुखार ना आए, जब बुखार आएगा तो वो दवा नहीं काम करेगी। ये जो सेंसिटिविटी वाला जो पेस्ट लगा रहे हैं लोग, ये जब आपको जब जरूरत होगी तब वो काम नहीं करेगा। तो जब कभी हो ना तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 से 1 हफ्ते तक आप कर सकते हैं। वो लगा के 2 मिनट 1 मिनट छोड़ दें, फिर उसी से ब्रश कर लें। और जब ठीक हो जाए ना तो पेस्ट अगर खरीद के भी लाए तो किसी और को दे दीजिए, जरूरतमंद को। आप मत यूज कीजिए, आप नॉर्मल पेस्ट यूज कीजिए। देखिए, दांतों के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नसीम अशरफ साहब, और इन्होंने हमें बताया कि अगर आपके दांतों में कीड़ा लग जाए, आपके दांतों में झंझनाहट हो, आपके दांतों को ठंडा गर्म लगे, तो एक उपाय कर लीजिए। सबसे सरल उपाय है, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें हल्का सा नमक भी मिला लीजिए और उसके बाद उसका कुल्ला कर लीजिए। रात में सोते समय अगर ये तरीका अपनाएंगे तो अपने दांतों को 100 सालों तक जिंदा पाएंगे। बहुत सरल तरीका है, सरल उपाय है, एकदम इसमें चवन्नी खर्च नहीं होनी। तो साहब कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मुंह से बदबू आती है लोगों के, हम बात करते हैं और वहां से बदबू आना शुरू हो जाती है तो हम साइड हो जाते हैं। अब ये बदबू क्यों आती है? बदबू आने का सबसे बड़ा कारण है कि आप सफाई नहीं करते। दूसरा, पेट खराब हो सकता है आपका, लूज मोशन हो सकता है या कंस्टिपेशन होता है जी। प्लस आपने कुछ ऐसी ओडोर चीज खाई है, प्याज खा लिया है, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, कुछ ऐसी चीज खाई है जिससे पेट से आ रहा है मुंह में। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके मुंह में गंदगी हो बहुत ज्यादा। तीसरा कारण है कि पैरिया की तरफ आप बढ़ रहे हैं जी। पैरिया में सबसे ज्यादा जिससे आप मुंह हटा लेंगे वो पेरियोडोंटाइटिस का जो पेशेंट होगा, जो पैरिया का पेशेंट होगा, उसी से आप मुंह हटाएंगे। इसका उपाय, पहला, पेट खराब है तो पेट ठीक कीजिए मेडिसिन वालों के पास, जो भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले हैं उसके। दूसरा, कोई भी जो ऑर्डर करती है, जो दुर्गंध देता है, वो चीजों को अवॉइड करें, खाना नॉर्मल। तीसरा, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ये ज्यादा ना, इससे आपके मुंह का जो ना एनामेल भी कम होता है, क्योंकि उसमें एसिडिटी है बहुत ज्यादा। तो एनामेल भी आपका इरोड करता है। वो जो एसिडिटी जब कहते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है तो तेजाब आ जाता है मुंह में, उससे आपका इरोड भी होता है, ऊपर का एनामेल इरोड हो जाता है। जब एनामेल इरोड होगा तो ठंडा गर्म भी लगता है। जी। तो इस चीज को हमेशा और डेंटिस्ट के पास, अगर आपको पैरिया या खून आ रहा है तो डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। जी। डॉक्टर साहब, ये जो डाइट सोडा होता है या डाइट कोक होते हैं, इससे भी क्या दांत खराब होते हैं? दम होगा, सब में ग्लूकोज है, शुगर है, डाइट कितना भी बोल रहे हैं जी, जी। और इसमें इसकी तासीर जो है वो एसिडिटी है। एसिडिक इसका नेचर है जी, अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक है ना, सॉरी अल्कलाइन है इसका नेचर। तो जब भी मुंह में जाएगा तो हमारा स्लाइवा जो है स्लाइटली एसिडिक है, इसीलिए दिन भर बदबू नहीं आती है जी। आप खाना ना खाएं,
3 घंटा 4 घंटा ऐसे करके देख लगेगा कि बदबू आया, खाना खा लिया, सफाई हो जा रही। तो क्योंकि स्लाइवा आ रहा है, स्लाइवा सब दुर्गंध को हटा दे रहा है। स्लाइवा ना आना भी बहुत लोगों के दुर्गंध का कारण होता है। स्लाइवा कम आ रहा है, जिनको स्लाइवा बहुत आता है उनको दुर्गंध कम आती है। हम ब्रश करते हैं और ब्रश करते ही मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ये क्या परेशानी है और ये क्यों होती है? ये जिंजिवाइटिस है। ये जो ना आपकी जो गंदगी है ये मसूड़े के नीचे हल्की फुल्की चली गई है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मसूड़े में चला गया, तो ब्लड आ रहा है। इससे घबराए ना, ब्रश करने में लोग घबरा जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जी, ब्रश करना छोड़ देते हैं। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते छोड़ दिया कि अब खून नहीं, छोड़ना नहीं। वही ब्रश, वो जो मैंने कहा है 45 डिग्री के एंगल पे लेके ब्रश को आप करें और किसी डेंटिस्ट के पास दिखाएं, क्योंकि ये शुरुआत है, आपके शुरुआत है। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके दांत जो है वो सीधे ना आकर के टेढ़े मेढ़े आना शुरू हो जाते हैं, अपनी जगह पर नहीं आते। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह बचपन में 6.5 में निकलना है। हम बच्चे के प्यार में कि अरे इसको दर्द हो जाएगा, हम ले नहीं जाते हैं डेंटिस्ट के पास, या उसके दांत को निकालने में हिल रहा है, पीछे से दांत आ जा रहा है, क्योंकि उसके आने का अपना टाइम है, इसको निकलने का टाइम है। 6.5 में निकलना है, वो 6.5 से 7 में आना है। मैं पहले दांत का बता रहा हूँ जी। तो अब आप नहीं निकाल रहे हैं, तो जहां से भी जगह मिल गया, अब ये खाली जगह है, अब इसको आना है, यहां आना था, इस जगह आना था जी, लेकिन वो इसको खाली जगह मिल गया, तो वो अपनी जगह जहां आ गया वहां से निकल गया, तो वो टेढ़ा होके निकल आया, उसको जगह मिल गया। तो इसीलिए जो बच्चों का जो टाइमिंग है वो 6.5 से लेके और 11 साल तक टाइम टू टाइम बच्चों को लेके डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि शेडिंग टाइम कब है, दांत निकलने का टाइम क्या है, और इरप्शन टाइम क्या है, दांत निकलने का क्या टाइम जी, ये बहुत पता होना है, या डेंटिस्ट के पास ले जाए तो वो हटवा दें। हाँ, इसमें तो किसी का कोई दोष नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, किसी के सीधे आ रहे हैं, किसी के टेढ़े आ रहे हैं। नहीं, इसमें भी हमारा दोष है। कैसे? क्योंकि अगर 6.5 में किसी दांत को निकलना था, 6.5 महीने में, 6.5 साल में, जी, साल में, वो बचपन वाले दांत भूल जाइए, वो टेढ़े आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उससे कोई मतलब। जो परमानेंट टीथ आ रहा है 6.5 साल में आना है। अब आपने वहां वाला 6.5 साल में जिसको हटा देना था दांत को, उसको आपने हटवाया नहीं जी, तो 6.5 से 7 के बीच में वहीं पे एक दांत आना है, तो वो तो कहीं जगह, वो तो आना ही है, आपने नहीं हटवाया लेकिन वो आएगा, तो वो आपकी जगह से थोड़ा। यहाँ मेरा एक सवाल और बनता है जी। कि जो बचपन के दांत हैं वो स्वतः टूटेंगे? स्वतः भी टूटेंगे और डेंटिस्ट के पास जाके भी टूटेंगे। अगर नहीं टूट रहा है जी, कभी कभी रिटेन्ड रह जाता है, तो यही वजह है कि दूसरी जगह से दांत निकल आता है। जी। अच्छा, ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो लोग क्या करते हैं कि दांतों पर वो तार लगवाते हैं, ब्रेसेस करवाते हैं। ये टेक्निक क्या है और ये कितनी कारगर है? कोई नुकसान भी है क्या इसके? ये बहुत अच्छी टेक्निक है जी। ये ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं जी। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। हाँ जी। इसमें टेढ़े मेढ़े दांत हैं या आगे की तरफ भाग गए हैं, इसको ठीक किया जाता है। इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट जो है ये ठीक करते हैं। आजकल तो बहुत से डिजाइन है, इनसाइड से भी है, इनविजिलाइनर भी आ गया है ना, कि दांत पता ना चले। इसमें बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, इसमें जो है ना 2-3 आदतें होती हैं, बचपन से ध्यान रखना चाहिए। मुंह खोल के बच्चा सो रहा है, इससे भी आपके दांत खराब होते हैं, शेप खराब होता है। दूसरा, टंग जो है ना मुंह में लगाया रहता है, बच्चे को हटाते नहीं, ये सब बैड हैबिट्स हैं, है ना। तो इस बैड हैबिट्स को बचपन में ही अगर ठीक कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों के दांतों के बीच में गैप देखते हैं हम, ऐसी समस्या क्यों आती है? दांतों के बीच में जो गैप हो रहा है या तो नेचुरल है, एम्ब्रेसेस है ना, ये निकला ही थोड़ा चौड़ा है और लेकिन दांत छोटे हैं, तो वो जगह बना हुआ है। दूसरा, शुरुआत होती है 40 के बाद, क्योंकि आपके बोन लॉस होने लगे। मैंने कहा ना, गंदगी की आपने कभी सफाई नहीं करवाया, ना कभी उस पर ध्यान दिया, तो उस जगह बनाने लगते हैं अपने आप को, जब है ना अपने आप को दूर करने लगते हैं। क्यों? हमारा वी शेप होता है,
बीच में दांत के दो के बीच में एक जगह होती है जिसको वी शेप होता है, वो है ना, इंटरडेंटल स्पेस जो होता है वहां पे वी शेप होता है बोन, लेकिन वो यू शेप होने लगता है और खाना फंसने लगता है। यू शेप हो रहा है, खाना फंसता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, इसीलिए। और जब बोन कमजोर हो रहा है तो कोई भी प्रेशर अपने आप को प्रेशर रिलीज करता है, तो दांत अपने आप को थोड़ा सा रिलीज करने लगते हैं, तो इसी वजह से बीच में गैप आ जाता है। ओके डॉक्टर साहब, जब दांत हमारे दूसरी बार भी टूट जाते हैं, वो किसी भी उम्र में फिर टूट सकते हैं। अब दांत टूट गया, उसका कोई और तो तरीका है नहीं कि वो तीसरी बार आ जाए। कुदरत का नियम है कि 2 ही बार दांत आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं साहब दांत इम्प्लांट कर दो। अब ये इम्प्लांट क्या है, ये टेक्निक क्या है, ये समझाइए हमें आप। देखिए पहले जो है ना टेक्निक इतनी अच्छी नहीं, तो आरपीडी लगता था निकालने वाला दांत, एक लगा, उसके बाद ब्रिज हो गया, है ना, करते थे ब्रिज। ब्रिज का मतलब हो गया पुल। 2 दांतों के बीच में अगर एक दांत निकला हुआ है तो पुल बना देते थे, 2 और या 3 और दांत लेके आगे पीछे के वो बना लेते थे, वो ब्रिज कहलाता था। पुल के लिए। तो अब नई टेक्निक है इम्प्लांट। इम्प्लांट में जहां आपका दांत निकला हुआ है, ये देखिए यहां दांत निकला हुआ है, तो हम इसी जगह पे एक स्क्रू टाइप की चीज दांतों के अंदर, ये मसूड़े के अंदर जो हड्डी है आपकी, इसमें डाल देते हैं और इसी के ऊपर फिर प्रोस्थेसिस कर देते हैं, मतलब दांत लगा देते हैं। इसमें फायदा क्या है, ना आगे के दांत आपके खराब हो रहे हैं, ना पीछे के दांत खराब हो रहे हैं। क्योंकि जब हम ब्रिज करते हैं तो हम आगे पीछे के दांतों को थोड़ा सा कम करते हैं, शेपिंग करते हैं, क्योंकि दांत से बड़ा तो दांत हो नहीं सकता है जी, उतना ही बड़ा चाहिए, तो इसकी शेपिंग कर। लेकिन यहाँ ये इंडिविजुअल है, जैसे एक आपके हर एक दांत इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल उसी तरह ये जब हम इम्प्लांट करते हैं तो इम्प्लांट भी इंडिविजुअल दांत है, ये अकेला दांत है इस पे। और ये इम्प्लांट जो है ये नई टेक्निक है जो 30 साल 35 साल पहले से शुरू हुई है, अब तो बहुत एडवांस हो गई है और लोग आजकल इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो ये जो हम जो नया दांत लगाते हैं, ये बेसिकली होता किस चीज का बना है? ये किसी धातु का बना होता है क्या? धातु का भी होता है, धातु का ही होता है, ये टाइटेनियम कहलाता है ना। इसके अंदर जो इम्प्लांट डालते हैं हम, ये टाइटेनियम है जो बॉडी को रिएक्ट नहीं करता है, मतलब ये हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो तुरंत में घाव हो जाता, बाहर निकाल के रिएक्शन करता है। एक छोटा सा सुई भी चुभ जाए और या थोड़ी सी घास आपके या बांस का वो कुछ चुभ जाए उंगली में या कहीं पे, वो आप दिन रात पागल रहते हैं जब तक वो निकल जाए। जी बिल्कुल, परेशान करता है। और ये तो इतनी बड़ी चीज 13 mm 11 mm 12 mm तक की डाल देते हैं, तो ये तो क्या कर सकता है। तो ये इनर्ट मटेरियल होता है जिसका अब बहुत रिसर्च होता है, ग्रेड 4 9 से लेके ग्रेड 4 तक के टाइटेनियम को डाला जाता है इसमें। जी डॉक्टर साहब, एक ट्रीटमेंट और है जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कह रहा है, RCT बोलते हैं इसे। जी जी, ये क्या है? RCT देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, ये इम्प्लांट करवा लिया आपने या जो भी करवाया, लेकिन अपना दांत दुनिया के सबसे कीमती दांत है जी, इसकी बेस कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो क्या होता है जब कीड़ा, जो आपने पूछा ना, ठंडा गर्म लगने लगता है या फिर दर्द होने लगा, पानी पी रहे हैं तो दर्द, तो ये समझ लीजिए कि अब नस के पास आ गया था आपके, ये दांत के नस के पास, एनामेल से दूसरा पार्ट होता है, कीड़ा जो है वो नीचे तक आ गया आपके। जी, एनामेल, उसके बाद वाला पार्ट जो है उसके नीचे पल्प होता है जी, नस कह लीजिए आम जबान में, नस के पास पहुंच गया है ये कीड़ा। तो क्या करते हैं कि अब दर्द हो रहा है या पानी लग रहा है तो आप न खा, तो इसको बचाने का उपाय है, हम दांत को कंजर्व कर रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर कीड़ा लग जाए ना तो जाके फिलिंग करवा लेना चाहिए। लोग जाते नहीं कि दर्द नहीं हुआ, वो प्रिवेंशन है, और हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये फिलिंग भी किस स्टेज तक होती है? फिलिंग तब तक होगी जब तक दर्द नहीं हो रहा है, पानी नहीं लग रहा है। एक्सरे करके देख लेते हैं कि कहाँ तक है, तो हम फिलिंग कर देते हैं। जैसे गैंग्रीन हो जाता है तो जहां तक सड़ा हुआ पार्ट होता है उसको कट किया जाता है और अच्छे पार्ट तक जाया जाता है जी। उसी तरह दांत में जब कीड़ा लग जाता है तो हम भी वो ब्लैक पार्ट को हटा के कैविटी बना लेते हैं, और जो अच्छा पार्ट होता है जहां पर पूरा ब्लैक खत्म हो जाए वहां तक जाके फिलिंग कर देते हैं। ये तो हुआ प्रिवेंशन।
जी। अब आइए आरसीटी क्या होता है। आरसीटी जब आपको दर्द होने लगा तो हम फिर आरसीटी करते हैं, नस में जाते हैं, ऊपर से हम छेद करते हैं, दांत के ऊपर से हम नस के अंदर जाते हैं, नस को पूरा हटा देते हैं। हाँ, और आपको अब सिंगल सिटिंग भी हो रहा है, एक बार या 2 बार में कर दिया था। और नस में आर्टिफिशियल, समझ लीजिए हम जीपी पॉइंट डालते हैं, वो समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल नस डाल देते हैं। ओके। ठीक है, तो वो आपका कंजर्व हो गया, आपका अपना दांत ही समझ लीजिए कि ओन दांत इंप्लांट करके वहीं पे है, ओन इंप्लांट है यहाँ। अब उसके ऊपर कहिएगा कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक डर होता है, क्योंकि हमारा दांत में अब खाना नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक पार्ट को खाना चाहिए, हर एक सेल को हमारे खाना चाहिए। वो बॉडी में जो ब्लड है या आपका जो भी उसके वो हैं वो आते हैं। अब तो नस तो टूट गया, अब खाना नहीं आएगा, तो इसकी मजबूती कम होने लगती है और इसके टूटने के चांसेस, ब्रिटलनेस जो कहलाता है, वो बढ़ने लगता है, तो इसके टूटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए जब आप आरसीटी करवाएं तो उसके ऊपर कैपिंग जरूर करवा लें। जी, मैं ये जानना भी चाह रहा था कि ये दांत फिक्स करवा लेना और कैपिंग, ये क्या होता है? ये दांत फिक्स करवा लेना तो वही इम्प्लांट हुआ। जी। अब आपका एक दांत खराब हुआ, एक पे आपने आरसीटी करवाया, तो इसी के ऊपर कैपिंग कहा जाता है, क्राउन कहते हैं आम जबान में कैपिंग। समझ लीजिए कि वो सर था, हाँ, सर को बचा लिया हमने आरसीटी करके, अब सर के ऊपर टोपी पहनाया जाएगा, है ना, टोपी पहना दी, क्राउन कहलाता है। क्राउन पहना दिया जाता है, इसको कैपिंग कहते हैं। कैपिंग तो इससे फिर वो स्ट्रेंथ आपकी जी ठीक हो जाती है, बढ़ जाती है, टूटने का डर कम हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो फ्लॉसिंग होती है, दांतों के बीच में वो धागा डाल करके सफाई करना, वो प्रोसेस क्या होता है और ये कितना सुरक्षित है? सबसे सुरक्षित है। हम क्या होता है, ब्रश जब करते हैं तो हम सिर्फ 30 से 50%, 33 से 50% तक दांतों को साफ करते हैं। अब ये देखिए, ये दांत है, हमने बाहर से भी साफ कर लिया, इधर देखिए, यहां से भी साफ कर लिया हमने, शायद इधर से भी कर लिया, लेकिन ये 2 जगह से हमने दांत साफ ही नहीं किया, यहां से तो जा ही नहीं रहे, तो हम फ्लॉस करते हैं। धागे टाइप का एक चीज आता है जो हम ऊपर से जाके फिर साफ करके, और यहां से फिर ऊपर ना खींचे, वहीं बीच में जो एम्ब्रेसेस है, ये जो जगह है, ये एम्ब्रेसेस कहलाती है, इस जगह से वहीं से खींच लें, क्योंकि ऊपर से जब जा रहा है तो पतला हो गया, और जब फिर ऊपर खींचते हैं ना, हम लोग की आदत होगी फिर ऊपर खींच लेते हैं, तो वो टूट जाता है और फंस जाता है। तो वही बीच में जो गैप है ना, एम्ब्रेसेस, वहीं से आप निकाल लें। ओके। ये रोज करना जरूरी है, हर बार खाना खाने के बाद करें। इससे आप अपने ये 2 जगह जो है ना, पूरे दांतों की सफाई कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि धागे से नहीं हो रहा है या फ्लॉस से नहीं हो रहा है, तो एक आता है इंटरडेंटल ब्रश, जो हम टूथपिक करते हैं ना, टूथपिक से हमें डर होता है कि मसूड़े में इंजरी हो सकती है, लेकिन इंटरडेंटल ब्रश जो है वो इंजरी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ब्रश होता है। वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चला लीजिए एक को, और बहुत सस्ता आता है, ये करना चाहिए लोग। डॉक्टर साहब, कुछ बड़े कॉमन से सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। लोग एक तो ये समझना चाहते हैं कि जो ब्रश लेकर के आ रहे हैं, ब्रश किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इंजरी ना हो, और हम कैसे पहचाने कि ये बिल्कुल ठीक है? कोई पैरामीटर है क्या इसका? जी, ब्रश सबसे पहले तो सॉफ्ट ब्रश, बहुत लोग हार्ड ब्रश करते हैं, ब्रश सॉफ्ट हो उसके, और अच्छी क्वालिटी का हो, और कोई भी हो ब्रश, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत किसी भी अच्छा कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का, लेकिन अच्छा हो, सॉफ्ट ब्रश लें, सॉफ्ट ब्रश लें। दूसरा, ब्रश 3 महीने, कितना भी महंगा ब्रश हो, 3 महीने चलाएं, क्योंकि उसके ब्रिसिल जो होता है ना, उसी पे स्टिकी पार्ट होता है जो हमारे पार्टिकल्स को निकाल लेता है, जो फूड पार्टिकल्स है उसको स्टिक करके निकालता है। 3 महीने से 4 महीने के अंदर उसकी स्टिकीनेस खत्म हो जाती है, तो वो ब्रश फिर किसी काम का नहीं, सिर्फ आप घिस रहे हैं। ब्रश करने का तरीका? ब्रश करने का बताया तो, या तो गोल ये मसूड़े के ऊपर गोल गोल घुमाएं, गोल चारों तरफ, या ये 45 डिग्री का एंगल लेके ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से कर रहे हैं तो 45 डिग्री ऊपर की तरफ, या फिर 3 दांतों पे लेके वहीं पे रोक के ब्रश को वहीं रोक लें और टू एंड फ्रो वहीं पे करें। जी, बैकेस्ट। जी डॉक्टर साहब, बड़े टीवी पे ऐड आते हैं, बोलते हैं साहब इस टूथपेस्ट में नमक है। ये टूथपेस्ट में नमक का क्या कॉन्सेप्ट है?
एक जमाना में ये सब तो सब देखिए इनका अपना ब्रांडिंग है। हम्म। टूथ ब्रश पेस्ट का काम है सिर्फ पॉलिश करना। जी पेस्ट इज अ पॉलिशिंग एजेंट। जी तो पॉलिश करने का काम है। आप जितना अच्छा पॉलिश ले लीजिए, नमक वमक तो आपको नॉर्मल नमक गुनगुने पानी से करने से ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे घर में हमारे पुरखा लोग जो थे वो सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिला के उससे भी पेस्ट करते थे। वो क्या था? ब्रश वो छिल, लेकिन उससे एनामेल खुरदुरा हो जाएगा। जी अगर आपको नमक और तेल करना है तो तलत्ती पे रख के पहले इस पे पूरा घुला लें। सरसों का तेल लेके पूरा घुल जाए। जब घुल जाए, जरा सा भी इसमें कुछ भी आपको चुभने लायक ना हो, एकदम घुल जाए, तो आप हो सकता है कि मसूड़े पे मालिश कर लें। तो नमक का और दांतों का क्या संबंध, क्या है, रिश्ता क्या है? नमक जो है ना, नमक हर चीज को एसिडिक करता है। यहाँ पे आपको नमक से वो नहीं कर रहे हैं। नमक जो है ना आपके पानी को एसिडिक कर दे रहा है। जी एसिडिक होगा तो बैक्टीरिया उसमें फैलेगा नहीं। अल्कलाइन जब होता है, जब थोड़ा सा मीठा होता है, मीठा इसीलिए मना किया जाता है, रात में जो है ना आपके स्लाइवा नहीं आता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा नमक हर चीज को स्लाइटली एसिडिक कर देता है। तो एसिड में कीड़ा नहीं लगता है, एसिड में कीड़ा नहीं लगता है, एसिड में ये बैक्टीरियल जो इनके पैदावार है वो कम हो जाती है या नहीं होता है। इसीलिए नमक का हर जगह यूज होता है। जी खराब नहीं होने देता है। कोई भी चीज को बहुत दिन तक रखना है, अचार ही देख लीजिए, वो नमक इसीलिए डाला जाता है। जी हमने कुछ लोगों को देखा है एक लाल सा पेस्ट लेकर के वो करते रहते हैं, उसमें हल्का हल्का नशा भी आता है, ये क्या है? ये गुल कहलाता है, गुल मंजन, जी है ना। ये सब तंबाकू का बना होता है और ये सब आपको हार्म करता है। जो भी करते हैं वो एकदम छोड़ दें, ये सब बहुत हार्मफुल है मसूड़े के लिए। आप तो पहले तो एज ए मंजन यूज करते हैं, फिर आपको नशा होने लगता है इसका। बहुत से लोगों को देखिएगा वो लेके एक एक घंटे बैठे रहते हैं क्योंकि ये नशा कर रहे हैं। इससे मसूड़े और मून जो है ना बहुत ज्यादा खराब होता है। ये सब नहीं करना चाहिए। और ये दांत को तो खराब कर ही रहा है आपको, क्योंकि एकदम दांत पर कोई भी खुरदुरा चीज इसको इरोड कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत देखना चाहिए। पेस्ट जो है ना इसीलिए पॉलिश कर देता है। इसीलिए मंजन भी अब लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें खुरदुरापन था। जी डॉक्टर साहब, ये ब्रश करना ज्यादा बेहतर है हमारी दांतों की सेहत के लिए या फिर दातून करना बहुत अच्छा है? ब्रश आप दातून 4 बार कर लें, उससे कोई मुझे गिला नहीं है, लेकिन ब्रश 1 बार जरूर करें रात में। जी अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर आप अगर दातून कर रहे हैं तो दातून भी लें, तो कौन सी दातून ज्यादा बेहतर होती है? दातून नीम का ले लें, है ना, और या किसी और का। लेकिन उसको जब दातून जब बना रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा बहुत देर तक चबाए ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। एकदम सॉफ्ट हो जाए, हल्का हल्का करें, हल्का। वो भी लोग करते हैं बहुत घिसते रहते हैं, हल्का सॉफ्ट मैंने कहा, लेकिन 1 बार ब्रश जरूर करें। जी तो आज के इस सेशन में हमने डॉक्टर साहब से ये समझने की कोशिश की कि दांतों से जुड़ी हुई तमाम सारी समस्याएं क्या हैं और कैसे हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो बहुत सारे दांतों को लेकर के सवाल थे, दांतों की बीमारियों से जुड़े हुए सवाल थे। हमने एक एक करके वो तमाम सारे सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखे और इन्होंने बड़ी ही तफसील से, बहुत ही सरल भाषा में इन सभी सवालों के जवाब हमारे साथ साझा किए। उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल जवाब का सिलसिला था ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इसे अगर आप अपने जीवन में अमल में लेकर के आएंगे तो यकीनी तौर पर अपने दांतों को सेहतमंद बनाएंगे, अपने दांतों की शोभा बढ़ाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में निखार पाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।